हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका दोस्त, आपका साथी विजय सिंह आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। हम जिस यात्रा पर निकले थे, यानी कि इतिहास, 12th इतिहास का, हम आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अगर किसी ने वीडियो देखा है और कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और बोर्ड पे मैं जल्द ही लाइव और बोर्ड पे जल्द ही क्लास ले रहा हूँ, तो आप धैर्य बनाए रखिए। चलो हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं। ये सब होता रहेगा, पूरी साल साथ रहेंगे। तो हमने पहला जो चैप्टर था, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, तो हमने उसके पतन के बारे में पढ़ा था। क्योंकि देखो दोस्तों, इस चीज़ को कनेक्ट करना पड़ेगा कि सभ्यता का जो अंत हुआ था उसके बाद में नई सभ्यता का विकास हुआ था। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसका काल था 2600 से 1900 ईसा पूर्व। 1900 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता विलुप्त हो गई। उसके बाद में अपने जो सिलेबस में टॉपिक है वह है राजा, किसान और नगर। यानी कि राजा, किसान और नगर, इन तीन के बारे में हमें अध्ययन करना है। और प्रारंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, यानी कि जब शुरू में स्टार्टिंग में राज्य का निर्माण हुआ था उसके बारे में अध्ययन करना है। और फिर टाइमलाइन भी दी है 6000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, यानी कि 600 ईस्वी से लेकर ईस्वी 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक, समझे। तो हमें अध्ययन किस काल का करना है? 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का इस चैप्टर में अध्ययन करना है। तो अब प्रश्न ये है कि हड़प्पा सभ्यता जब 1900 ईसा पूर्व में खत्म हो गई थी तो 600 और 1900 के बीच के काल में क्या हुआ, वो ही हमें, तो वो इसमें नहीं दे रखा, लेकिन हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपके दिमाग में डायग्राम माइंड सेट हो जाए। देखो, हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, उसका विनाश के कई कारण थे जो हमने देखे। उसके बाद में एक नगरीय सभ्यता का विकास हुआ, यानी कि एक नगरीय सभ्यता का विकास हुआ जिसको वैदिक काल कहा जाता है। वो प्रारंभ हुआ 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, यानी कि हमें 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक पढ़ना है। लेकिन 600 ईसा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच के काल के बारे में भी हमें थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, या फिर एक डायग्राम सेट होना चाहिए। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में एक सभ्यता का विकास हुआ जो हड़प्पा सभ्यता के बाद में एक ग्रामीणीय सभ्यता थी। और इसका विकास 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व हुआ, जिसको हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। और इसके बाद में, वैदिक सभ्यता के बाद में, कई छोटे वंश आए और छोटे छोटे वंश आए। इसके बाद में हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद। उनमें सबसे जो मजबूत था मगध, जिसमें मौर्य शासन, मौर्य काल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मौर्य काल से पहले
नंद वंश, मौर्य शासन, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक, अंतिम शासक को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो ये सब चीज़ें वैदिक सभ्यता अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि जो प्रस्तावना बनेगी, मैं बार बार बोलता हूँ, तो इन्हीं से बनेगी। तो वैदिक सभ्यता का कार्यकलाप कितना था? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये एक पहले एक डायग्राम या डायफ्रेम था कि हाँ, इसके हड़प्पा सभ्यता के और 600 ईसा पूर्व के बीच में क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता आती है, फिर उत्तर वैदिक सभ्यता आती है। उत्तर वैदिक सभ्यता जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में, वहाँ उस काल में ही परिवर्तन आरंभ हो गए थे। सबसे महत्वपूर्ण है, हड़प्पा सभ्यता में एक चीज की कमी थी, लोहे की। वो उत्तर वैदिक काल तक आते आते लोहे का विकास हो गया था। तो हड़प्पा के 150 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद में विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। जैसे हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ, उसके बाद में उपमहाद्वीप में कई विकास हुए। इनमें था उत्तर वैदिक काल में, जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, ऋग्वेद का लेखन सिंधु एवं उपसहायक नदियों के किनारों पे हुआ। तो हम देखते हैं कि ऋग्वेद काल में यहाँ हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए, लेकिन वो पढ़े नहीं गए। लेकिन वैदिक सभ्यता में लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो पहले लिखित ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद था, इसी वेद से वैदिक सभ्यता का नाम जोड़ा जाता है। फिर जो परिवर्तन हुए, उत्तर भारत, दक्कन के पठार और कर्नाटक, यानी कि उत्तर भारत में दक्कन के पठार जो मध्य में आता है और दक्षिण में कर्नाटक में कुछ कृषक बस्तियों के अवशेष मिलते हैं, यानी कि कृषि के अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। दक्कन, उत्तर भारत, दक्कन के पठार और कर्नाटक में। तो ये ध्यान रखना कहाँ पे कृषि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन मैंने मेरी आदत है कि मैं क्वेश्चन तुरंत बता लेता हूँ यहाँ से, तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर एक चीज़ और है, दक्कन के पठार और दक्षिण भारत में, यानी कि मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत में कुछ चरवाहों बस्तियों का भी साक्ष्य मिला है। यानी चरवाहे जो घुमंतु जाती है, जो पशु वगैरह चलाते हैं, तो इनका साक्ष्य प्राप्त होता है। तो मतलब ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण संस्कृति का विकास हो रहा था। फिर परिवर्तन हुआ, समूह के अंतिम संस्कार का समाधान जो हड़प्पा से बिल्कुल विपरीत था। यहाँ पे मतलब दफनाने या शव का अंतिम संस्कार करने में भी काफ़ी परिवर्तन आया। और एक समूह को पत्थर के बड़े बड़े विशाल खंडों के बीच दफनाया जाता था, इसीलिए महापाषाण काल से विख्यात हुआ ये काल। और शवों के साथ लोहे से बने हथियार और औजार साथ में दफनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में पीछे चलो, वहाँ क्या दफनाया जाता था? आभूषण, मनके, तांबे का दर्पण, यानी कि वहाँ भी कुछ न कुछ साथ दफनाया जाता था। लेकिन यहाँ पत्थरों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। महापाषाण काल हुआ और यहाँ पर लोहे के हथियारों के साथ दफनाया जाता था। तो ये परिवर्तन हो गया। फिर दूसरा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, नए नए परिवर्तन आरंभ हुए, जिनमें फर्स्ट था आरंभिक राज्य बने, साम्राज्यों का और रजवाड़ों का। यानी कि पहले छोटे राज्य बने, फिर साम्राज्य और फिर रजवाड़ों का, इनका विकास हुआ। और फिर लगभग पूरे
उपमहाद्वीप में अनेक नगरों का विकास हुआ। तो हम देखते हैं कि जो वैदिक काल था उसमें ग्रामीण प्रवेश का विकास हुआ था, लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंत तक फिर से नगरों का विकास होने लगा। समझे? तो ये बीच में जो परिवर्तन था, ये उत्तर वैदिक काल के बाद में जो नगरों का या रजवाड़ों का साम्राज्य का जो महाजनपद हैं उनका विकास आरंभ हो गया। फिर जो इतिहासकार हैं उनको इस विकास का आकलन कैसे किया, ये क्या साक्ष्य प्राप्त हुए। जैसे हड़प्पा सभ्यता में हमने बर्तन, मर्दबांड है, आभूषण हैं, मर्तबे हैं, इन सब के बारे उनसे प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ पर लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इतिहासकारों को आकलन करने के लिए क्या प्राप्त हुए हैं? लिखित साक्ष्य। जबकि हड़प्पा में भी लिखित साक्ष्य थे, लेकिन वहाँ लिपि पढ़ी नहीं गई। तो यहाँ पे एक तो सबसे महत्वपूर्ण है अभिलेख। अभिलेख का अर्थ तो थोड़ा आगे हम डिस्कस करेंगे। अभिलेख हैं, ग्रंथ भी हैं, जैसे वैदिक काल में ऋग्वेद 4 वेद ग्रंथ लिखने गए, फिर उपनिषद लिखे गए, फिर बाद में के काल में जैन बौद्ध ग्रंथ आ गए, तो ग्रंथ हैं। तथा विभिन्न चित्र शैलियाँ यानी कि चित्र भी हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण हैं सिक्के, यानी कि सिक्कों का विकास होने लग गया, जिसमें सोने चांदी तांबे के सिक्के थे। जबकि वहाँ मोहरें थी जो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी, कहाँ? हड़प्पा में। अब एक चीज है कि ये चीजें सब हमने देखी, ये परिवर्तन हुए। फिर 600 ईसा पूर्व भारतीय इतिहास की क्या विशेषताएं थी, यानी कि अब जैसे अब इतना हमने प्रस्तावना पढ़ी है, तो अब ये देखते हैं कि 600 ईसा पूर्व के बाद में भारतीय इतिहास की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर सामने आई। जिसमें है, पहली विशेषता है नगरों का विकास। पहली विशेषता क्या है? नगरों का विकास। दूसरी विशेषता है लोहे का प्रयोग, जो सबसे महत्वपूर्ण थी और जो बाद में लड़ाइयाँ युद्ध वगैरह का कारण बना, वो भी लोहे का प्रयोग ही था, क्योंकि इससे नए नए हथियारों का विकास हुआ। तीसरा है सिक्कों का निर्माण, क्योंकि हर काल में हर वंश ने अपने हिसाब से तांबे, चांदी, सोने के सिक्के विकसित किए। फिर था महाजनपदों का निर्माण, यानी कि महाजनपद का निर्माण हुआ। जो 16 महाजनपद थे उनका निर्माण आरंभ हुआ। तो ये विशेषता है। एग्जामिनर इसको लघुतरा अति लघुतरात्मक में पूछ सकता है कि 600 ईसा पूर्व के बाद भारतीय इतिहास में की क्या विशेषता या क्या परिवर्तन हुए। अब हम देखते हैं टॉपिक नंबर 1, जिसमें है प्रिंसेप और प्रियदर्शी। क्या है? प्रिंसेप और प्रियदर्शी। अब देखते हैं प्रियदर्शी कौन, किसके लिए प्रयुक्त हुआ और प्रिंसेप कौन था। तो भारतीय अभिलेखों के विकास और उन्नति का काल था लगभग 1830 का दशक। ये याद रखना, 1830 का दशक भारतीय अभिलेखों के उन्नति या विकास का काल था, क्योंकि उस दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी या कर्मचारी जेम्स प्रिंसेप ने जो अभिलेख ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में थे, उनका अर्थ निकाला। तो इसका मतलब हुआ 1830 के दशक में इन अभिलेखों के अर्थ, बस जो लिखा हुआ है उसका अर्थ निकाला गया। इन लिपियों में मतलब आरंभ में सबसे पहले आरंभिक अभिलेखों, सिक्कों में
एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वो है प्रियदर्शी। यानी कि प्रिंसेप अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था। 1830 के दशक में उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला। फिर है प्रारंभिक, इन लिपियों का उपयोग में प्रारंभिक अभिलेखों और सिक्कों में एक वर्ड यूज होता था जिसका नाम था प्रियदर्शी, यानी कि मनोहर मुख वाला राजा। यानी कि प्रियदर्शी का जो अर्थ निकाला जेम्स प्रिंसेप ने वो था मनोहर या सुंदर मुख वाला राजा। कहीं कहीं पर अभिलेखों में अशोक का नाम भी अंकित है। यानी कि हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अभिलेखों का विकास मौर्य काल में, अशोक के काल में सबसे ज़्यादा अभिलेखों का विकास हुआ था। तो जो वर्ड था प्रियदर्शी जो अभिलेखों पर मिलता था, उसका अर्थ निकाला कि सुंदर मुख वाला या मनोहर मुखाकृति वाला शासक, और कहीं कहीं पे अशोक का नाम मिलता है। इस प्रकार बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी अशोक को सर्वाधिक प्रसिद्ध शक्तिशाली या जो शक्तिशाली राजा बताया गया था। अब इन शोध जो अभिलेखोंकार इनका जो शोध हुआ था, इससे भारतीय राजनीतिक इतिहास, यानी कि सिर्फ ओनली राजनीतिक इतिहास के बारे में अध्ययन को नई दिशा मिली। जब अभिलेखों का अर्थ स्पष्ट होने लगा, भारतीय प्लस यूरोपीय, अब इनका भारतीय प्लस यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप के शासकों, शासन करने वाले राजवंशों की वंशावली यानी कि उनके बारे में पुनर्रचना की। इन्होंने उन अभिलेखों सिक्कों के आधार पर भारतीय विद्वानों और यूरोपियन विद्वानों ने वंशों की वंशावली की पुनर्रचना की और विभिन्न भाषाओं में अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया गया। तो ये था, जैसे हड़प्पा में भी 1980 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्वविदों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, लेकिन यहाँ भी भारतीय और यूरोपीय मिलकर इन अभिलेखों के आधार पर वंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना प्रारंभ की। अब एक वर्ड आ रहा है, अभिलेख क्या है? और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस बनती है तो वो अभिलेखों की और महाजनपद काल की। तो अभिलेख किसे कहते हैं? जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर वस्तु पर लिखा जाता हो, यानी कि जैसे दीवार है या कोई पत्थर गाड़ दिया, उस पे लिख दिया जो उस टाइम की प्रचलित भाषा थी उसमें, या कोई धातु है उस पे कुछ अंकन कर दिया, या फिर मिट्टी के बर्तन यानी जो कठोर थे उन पे अंकन कर दिया। तो इस अंकन को ही, खुदे हुए अंकन को ही अभिलेख कहते हैं। ये एक मतलब कहने का मतलब परमानेंट साक्ष्य था जो नष्ट नहीं होता था। इस पे अब अभिलेख कौन बनवाता था? अभिलेख जरूर नहीं राजा ही बनवाता, कोई धनाढ्य या फिर और भी बनवा सकता था। तो इसमें जिसके द्वारा जो इसको अभिलेख को बनवाता था उसकी उपलब्धियों और उसके क्रियाकलापों का अंकन मिलता है। अभी जैसे हम आगे आगे देखेंगे कि कौन कौन से अभिलेख में किस किस का उल्लेख है। अब जैसे अशोक के समय के अभिलेखों में अशोक का उल्लेख मिलता है। फिर इसमें कुछ महिला और पुरुषों द्वारा, ध्यान से सुनना, महिला और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा भी स्थायी मिलता है। यानी कि आपसे क्वेश्चन कर ले कि महिला या पुरुष के द्वारा धार्मिक संस्थाओं, क्योंकि उस टाइम में धार्मिक संस्थाओं को
दान दिया जाता था, तो उस दान का स्थायी ब्यौरा कहाँ पर मिलता है, तो वो मिलता है अभिलेखों पर। और प्राचीनतम अभिलेख, प्राचीनतम यानी कि प्राचीन नहीं, प्राचीनतम, प्राचीन से भी प्राचीन जो अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। क्यों? क्योंकि जन सामान्य की भाषा उस टाइम में प्राकृत भाषा थी, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जैसे मान लो आज राजस्थान में है, तो अगर यहाँ पे कुछ लिखा जाए तो या तो हिंदी में लिखा जाएगा या फिर राजस्थानी में। क्यों? क्योंकि तभी लोग समझ पाएंगे। लेकिन उस टाइम में भी वहाँ की भाषा प्राकृत थी, तो ध्यान रखना प्राचीनतम अभिलेखों की भाषा थी वो प्राकृत थी। अब इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, खरोष्टी, ब्राह्मी ये लिपियां हैं, भाषा प्राकृत। समझ में आई? तो इनमें कंफ्यूज मत होना, लिपि और भाषा। खरोष्टी, ब्राह्मी ये लिपि थी और प्राकृत भाषा थी। इसमें मतलब तमिल, संस्कृत और पाली जैसी भाषाओं के भी कुछ अभिलेख प्राप्त हुए। तो ध्यान रखना प्राकृत भाषा में वहाँ सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं, लेकिन प्राकृत के साथ साथ कुछ अभिलेख तमिल, पाली और संस्कृत में भी मिलते हैं। क्योंकि जैसे अशोक के काल या मौर्य काल के बाद में या उस समय दो भाषाएं प्रचलित थी, प्राकृत और पाली। फिर धीरे धीरे जैसे गुप्त काल में जाते हैं वहाँ पे संस्कृत का विकास होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि अभिलेख प्राकृत भाषा के अलावा तमिल, पाली और संस्कृत में भी मिले हैं। अब यानी कि अभिलेख में पूरा वर्ड नहीं मिला है, कहीं कहीं पर संस्कृत, तमिल और पाली के शब्द या वर्ड मिले हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है महाजनपद। लेकिन महाजनपद से पहले हमें एक अर्थ समझना है जनपद का, क्योंकि डायरेक्ट 16 महाजनपदों का विकास नहीं हुआ। उससे पहले छोटे छोटे जनपद थे जो बाद में लड़ाई करके एक दूसरे पर अधिकार करके बाद में जाके 16 महाजनपद बने, और उसके बाद में सबसे शक्तिशाली मगध बना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो बनता है जनपद का, जो वेरी इंपॉर्टेंट समझना आप, क्योंकि महाजनपद डायरेक्ट दे रखा है इसमें, लेकिन जनपद का भी कुछ विवरण इसका अर्थ दे रखा है। तो जनपद का अर्थ यानी जन यानी लोग, कुल और या जनजाति हो सकती है, पाद यानी पैर। तो जनपद, जन का अर्थ लोग, कुल या कोई जनजाति है, पाद यानी पैर। जहां पर भी पांव रखा या बस गए, मतलब किसी स्थान पर लोगों ने या बस्ती या फिर जनजाति ने पांव रखा और वहीं बस गए, वो जन था, कबीला उसको ये भी कहा जाता है, जन कबीला। तो समझ में आता है जनपद क्या था। जनपद छोटे छोटे कबीले टाइप में थे, और जनपद का अर्थ है जन प्लस पाद, यानी कि जन लोग, लोग हैं, कुल है या कोई कुल है या फिर जनजाति ने जहाँ पांव रखा वही जन पद कहलाया। इसका संस्कृत और पाली भाषा में शब्द मिलते हैं। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि शायद इतना खोलकर बताने के बाद में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर है दूसरा पहला टॉपिक हमने प्रिंसशेप और प्रियदर्शी के बारे में पढ़ा, फिर अभिलेख का अर्थ जाना, फिर इनसे कैसे विद्वानों ने पुनर्रचना की, फिर जैन बौद्ध धर्म भी के ग्रंथ भी इसमें सम्मिलित है। तो अब है दूसरा टॉपिक है अपना प्रारंभिक राज्य, यानी कि जो प्रारंभिक राज्य,
यहाँ जनपद महाजनपद का विवरण नहीं है। प्रारंभिक राज्य में पहला टॉपिक है महाजनपद, यानी कि भारतीय इतिहास में 600 ईसा पूर्व को परिवर्तनकारी काल माना जाता है। जिसको 600 ईसा पूर्व को। तो परिवर्तन काल क्यों माना जाता है? क्योंकि हमने पीछे जो परिवर्तन काल या विशेषता थी वो पढ़ी थी कि एक तो नगरों का विकास हुआ, नगरों की किलेबंदी होने लग गई, लोहे का विकास हुआ, लोहे का विकास होने से नए नए हथियारों का विकास हुआ, सिक्कों का निर्माण हुआ। तो इस तरह ये परिवर्तन काल था भारतीय इतिहास का। फिर इसके बाद में जन बने, जो उत्तर वैदिक काल के बाद में ही जन कबीलों का निर्माण होने लगा। इसमें जो शक्तिशाली कबीला था उसने आसपास के कबीलों पर अधिकार करना स्टार्ट कर दिया। कहने का मतलब यह है कि छोटे छोटे कबीलों को मिलाकर जो शक्तिशाली कबीला था वो छोटे छोटे कबीलों को जीत कर महाजनपद का निर्माण करता है। कहने का मतलब जनपदों से ही महाजनपद बने हैं या कबीलों से ही महाजनपद बने हैं। इस काल में हमें जैन बौद्ध जैसे दार्शनिक विचारधाराओं का भी विकास हुआ महाजनपद काल में। तो ये चीज़ें थी। तो आज के लिए सिर्फ दोस्तों इतना ही। वीडियो भी लंबा हो गया और शायद मैं समय भी लेता हूँ समझाने में, लेकिन मेरा मकसद होता है कि स्टूडेंट को वहीं पे अलर्ट कर दिया जाए। अब यहाँ से क्वेश्चन देख लो आप। पहली चीज़ प्रिंसेप के बारे में आ सकता है। दूसरा प्रियदर्शी का अर्थ पूछ सकता है। और भारतीय इतिहास के परिवर्तन काल 600 ईसा पूर्व को क्यों माना जाता है वो मैंने विशेषताएं आपको बता दी। दूसरी चीज ऋग्वेद के बारे में पूछ सकता है कि नदियों के किनारे वेद की रचना हुई। फिर दूसरा है उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण में कर्षक बस्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं और दक्कन के पठार और दक्षिण भारत में चारवाहा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो संस्कार की प्रक्रिया थी उसमें परिवर्तन आया। बड़े बड़े मतलब पत्थरों का उपयोग होने लगा जिसे महापाषाण काल कहा गया। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि समूह के साथ लोहा और हथियारों के साथ दफनाया जाता था। ठीक है दोस्तों, कल हम पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में विस्तृत। थोड़ी सी मैंने महाजनपद के बारे में व्याख्या शुरू कर दी है। जैसे जनपद के बारे में बताया, उन्हीं से महाजनपद बने। फिर बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी महाजनपदों का उपयोग वो मतलब साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो अब हम कल की क्लास में महाजनपद से शुरू करेंगे। हाँ, एक अभिलेख का अर्थ, कौन सी भाषा थी, कौन सी लिपि, इसमें कन्फ्यूज मत होना। भाषा प्रकार प्राकृत, पाली, तमिल, संस्कृत थी, लेकिन लिपि खरोष्टी, ब्राह्मी, अरेमाइक 3 लिपियाँ थी। कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को फ़ायदा मिले। थैंक यू।